हाँ जी, तो यार आज सुबह-सुबह मैं इंस्टाग्राम चला रहा था, कुछ रील्स वगैरह स्क्रॉल कर रहा था जैसे सब लोग करते हैं। लेकिन मैंने 2 आज ऐसी रील्स देखी जो पर्सनली मेरे को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगी। मतलब वो जो थॉट प्रोसेस है, जो उस वीडियो में बोला गया है, मेरे हिसाब से थोड़ा-सा मेरे को इग्नोरेंट और काफ़ी ज़्यादा मेरे को डम्ब लगा। मतलब ऑलरेडी इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट या फिर पर्टिकुलरली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा हेट है कनाडा के अंदर। लेकिन ऐसा जो थॉट प्रोसेस है, ऐसी वीडियोज़ के थ्रू, ऐसी स्टेटमेंट्स के थ्रू वो जो हेट है ना, वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो उसके बारे में मैं थोड़ा-सा आज की वीडियो में बात करना चाहूँगा, अपना ओपिनियन शेयर करना चाहूँगा, आप लोग को एक पर्सपेक्टिव देना चाहूँगा कि यार ऐसे भी सोचा जा सकता है, ये भी थॉट प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले वो पहली क्लिप आप देख के आओ। The course I took, business accounting, back in 2019, it costed me $18,000 for 2 semesters, and my friends who were from here, he paid 2,500 for same course. How fair is that, sir? All together, I paid around $30,000 for my tuition. For same schooling fee, a person who is born and raised in Canada paid around $10,000. Extra $20,000 for same thing. Then paying equal taxes, then why not equal rights? अब यार मैं कंप्लीटली अग्री करता हूँ कि कनाडा के अंदर आज के टाइम पे जो महंगाई है वो काफ़ी ज़्यादा हो रखी है। मतलब कमर तोड़ महंगाई हो गई है, इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कि 20 घंटे 24 घंटे या फिर मैक्सिमम 25-25 घंटे काम करते हैं हफ्ते के, तो टैक्स टूक्स काट के उनके पास $1,200-1,300 महीने के आते हैं, जिसके अंदर गुजारा करना ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ऊपर से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने पहले और दूसरे सेमेस्टर की फीस दे के आते हैं, और फिर यहाँ पे आने के बाद अगर वो 2 साल का कोर्स कर रहे हैं तो तीसरे और चौथे सेमेस्टर की फीस इकट्ठी करनी होती है। तो जब खर्चा ही नहीं निकल रहा तो सेविंग कहाँ से होगी, और अगर सेविंग नहीं हो रही तो आप कहाँ से अपनी फीस निकाल पाओगे। तो ये बहुत ही रियल प्रॉब्लम है जो आज के टाइम पे कनाडा के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली उनके साथ चल रही है। लेकिन इस वीडियो के अंदर इस भाई ने जो स्टेटमेंट दी है कि भाई वो जो यहाँ पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप लोग हैं उनकी फीस इतनी ज़्यादा कम क्यों है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फीस इतनी ज़्यादा क्यों है, ये बहुत ही इग्नोरेंट और बहुत ही डम स्टेटमेंट है। अगर आप ये बोलते कि भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो फीस है वो बहुत ज़्यादा है, लाइक 9,000, 10,000, $12,000 तक फीस पहुंची हुई है एक सेमेस्टर की। अगर उसको हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6-7 लाख रुपए आ जाते हैं एक सेमेस्टर के। और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इंडिया के अंदर लाइक 6-7 लाख को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दे, 4 सेमेस्टर हैं तो 24-25 लाख रुपए हो जाते हैं। तो एक मिडिल क्लास नॉर्मल फैमिली इंडिया के अंदर अपनी पूरी लाइफ में इतना पैसा सेव नहीं कर पाती, और यहाँ तो आपको सिर्फ 4 सेमेस्टर की उतनी फीस देनी पड़ रही है। तो बहुत बड़ा अमाउंट है। तो भाई ये थोड़ा सा कम होना चाहिए, मे बी $6,000 या फिर $7,000 या फिर 5,000 या फिर $3,000-4,000 भी होना चाहिए। अगर आप ऐसे बोलते तो डेफिनेटली मैं भी आप लोगों के साथ हूं, मैं अग्री करता। लेकिन अपने आप को यहाँ के बॉर्न एंड ब्रॉट अप लोगों के साथ कंपेयर करना कोई सेंस नहीं बनता। सिंपल सी चीज है, आपने एक वर्ड के बारे में सुना होगा जो कि है टैक्सेस। तो बेसिकली यार यहाँ पे जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप लोग हैं उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने यहाँ पे काफी लंबी अपनी जिंदगी गुजारी है। जो भी उनकी जॉब थी, जो भी उनका बिजनेस था, जो भी उनको इनकम आती थी, उसमें से एक बहुत ही मेजर पोर्शन उन्होंने टैक्सेस की तरफ दी है। सैलरी के ऊपर पहले अपना 30-32% इनकम टैक्स, उसके बाद अगर हम कोई भी चीज खरीदते हैं ओंटारियो के अंदर खरीदते हो तो भाई साहब 13% सेल्स टैक्स, उसके बाद हाउस टैक्सेस, और इनके अलावा भी पता नहीं कितने दुनिया जहान के टैक्सेस होते हैं। आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि भी कनाडा के अंदर जो 12th तक की स्कूलिंग होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। जो मेडिकल है, जो हेल्थ केयर है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इतने अच्छे आपको यहाँ पे पार्क्स मिलती हैं, इतनी साफ सुथरी आपको रोड्स मिलती हैं, वॉकवेज मिलते हैं, जो साइड में जो आप चल के जाते हो वो सारी चीज़ें एकदम मेंटेन्ड होती हैं, उसके लिए आप कुछ भी नहीं देते हो। वो सारा खर्चा कहाँ से निकलता है? स्कूल्स के अंदर जो टीचर्स की सैलरी होती है, जो स्कूल की पूरी मेंटेनेंस होती है, हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर, क्लिनिक्स के अंदर जो डॉक्टर्स की सैलरी होती है, जो नर्सिस होती हैं उनकी सैलरीज होती हैं, और हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने का जितना भी खर्चा होता है वो कहाँ से आता है? वो हमारे टैक्सेस से कटता है। मतलब हमारे जो भी कनाडा के रेजिडेंट्स होते हैं उनके टैक्सेस से कटता है। उसी तरीके से वो जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप लोग हैं जिनकी आप बात कर रहे हो, उनके पेरेंट्स ने अपनी जिंदगी में कनाडा के अंदर काफी सारे टैक्सेस दिए हैं। इसी की वजह से वो बहुत ज्यादा कम फीस पे कर रहे हैं अपने कॉलेज के अंदर। लेकिन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो अभी अभी रिसेंटली कनाडा आए हैं, उन्होंने कनेडियन इकोनॉमी में इतना ज्यादा अभी कंट्रीब्यूट करना शुरू नहीं किया, और जो हमारे पेरेंट्स हैं उन्होंने अपनी होम कंट्री के अंदर टैक्सेस पे किए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है टैक्सेस की। जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप लोग हैं जिनके पेरेंट्स ने पे किए हैं, इसलिए उनकी जो फीस वगैरह है वो काफी ज्यादा कम होती है। अगर आप ये बोलते हैं कि भाई जो अभी रिसेंटली पीआर लेके बंदा कनाडा आया और वो मेरी क्लास के अंदर पढ़ रहा है लेकिन उसकी जो फीस है वो $2,500 है और मेरी $10,000 है, उसने भी कनेडियन इकोनॉमी में कोई कंट्रीब्यूशन करना स्टार्ट नहीं किया क्योंकि अभी अभी तो हुआ है पीआर लेके।
तब भी आपकी जो स्टेटमेंट है वो सेंस बनाती, तब समझ आता, हाँ उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट किया जा सकता था। लेकिन बॉर्न एंड ब्रॉट अप लोगों को इस आर्ग्यूमेंट के अंदर ड्रैग करना कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि यार ऑलरेडी वो लोग हमको इतना ज़्यादा हेट करते हैं जो कि एक्सपीरियंस करना पड़ता है। पर्टिकुलरली यार मेरी कम्युनिटी जो बिल्कुल अलग से आइडेंटिफाई होती है, पता लगता है कि ये बंदा इंडिया से आया हुआ है, तो सोचो यार हमें कितना ज़्यादा हेट एक्सपीरियंस करना पड़ता होगा। तो कोई भी स्टेटमेंट अगर आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके देते हो तो प्लीज़ सोच समझ के दिया करो कि उसकी वजह से कोई हेट क्रिएट ना हो, क्योंकि यार आज के टाइम पे कनाडा के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से द लोकल कैनेडियंस हैव स्टार्टेड टू हेट इमिग्रेंट्स, पर्टिकुलरली द पीपल फ्रॉम इंडिया। मतलब कोई कुछ भी कर रहा है, कोई कहीं से भी रोड क्रॉस कर रहा है, जेब्रा क्रॉसिंग की कोई वैल्यू ही नहीं रही है, हर कोई जे वॉकिंग कर रहा है, जो ड्राइविंग रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है, कोई कहीं से भी गाड़ी लेके जा रहा है। मतलब कल रात को ही मैं रोड के ऊपर अपनी स्पीड लिमिट में सीधा गाड़ी लेके जा रहा था, अब साइड में से एक बंदा है, उसको सब्र नहीं है, राइट ऑफ वे एक रूल होता है कनाडा के अंदर, उसको कोई फॉलो ही नहीं करता है। मतलब एक कनेडियन कल्चर होता था, एक हम्बलनेस होती थी कनेडियन लोगों के बीच में, सॉरी थैंक यू, ढंग से एक दूसरे से बात करना, एक फ्रेंडली बिहेवियर, वो चीज़ होती थी। वो धीरे धीरे फेड अवे होता जा रहा है, क्योंकि ये हम्बलनेस वाले जो लोग हैं ना वो मुट्ठी भर रह गए हैं। और पता ही आपको क्या सिनेरियो चल रहा है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाता हूँ। थोड़े टाइम पहले मेरे पास एक मीम आया था जो कनेडियंस के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ये आप देख रहे हो, सिंग हॉटन्स, नीचे आपको पता ही है क्या लिखा हुआ। और इस तरीके की स्टेटमेंट्स, इस तरीके का कंपैरिजन आग में घी डालने का काम करता है। कनेडियंस और इमिग्रेंट्स के बीच में जो डिफरेंस है उसको और बढ़ा देता है। पीछे 2-3 सीन पहले भी हुए थे। एक फूड बैंक वाला सीन आपको याद होगा, किसी इंटरनेशनल स्टूडेंट ने एक रील बना दी थी फूड बैंक के ऊपर कि कनाडा के अंदर आपको फ्री फूड कैसे मिल सकता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे कनेडियंस भड़क गए थे कि भाई ये जो इमिग्रेंट्स हैं, मेनली जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, वो फूड बैंक को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा हेट झेलने को मिला था। एक बंदे की वजह से पूरी की पूरी कम्युनिटी जो इमिग्रेंट कम्युनिटी है उनको बहुत ज्यादा हेट झेलना पड़ा था, अभी भी झेलना पड़ रहा है। और मैं ये नहीं कह रहा कि यार हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो भी हमारे राइट्स हैं वो हमें नहीं डिमांड करने चाहिए, डेफिनेटली मांगना चाहिए, उसके लिए फाइट करना चाहिए, लेकिन सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से हर एक चीज नहीं देखनी चाहिए, सबके पर्सपेक्टिव से हमें जानना चाहिए, क्योंकि हम किसी और की कंट्री में आए हैं। अगर यही चीज अगर आप उल्टा करके देखो, अगर कोई फॉरेन का बंदा इंडिया के अंदर आता है, हमारी कंट्री के अंदर, वहां पे जाके कुछ ऐसी बात के लिए डिमांड करता है जो इंडिया के लोगों को बहुत बुरी लगती है कि भाई हमारी जॉब खा रहा है या फिर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है इस बंदे की डिमांड की वजह से, तो इंडिया के अंदर क्या सिनेरियो होगा। तो सिमिलर सा ही सिनेरियो कनाडा के अंदर हो रहा है। तो कोई भी चीज़ की डिमांड करनी है डेफिनेटली करो, लेकिन अपने दायरे में रह के, अपने आसपास जितने भी लोग हैं उन सबके पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए। और अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करोगे तो आपको ये पता लगेगा कि यार इंडिया के अंदर अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट आता है, मतलब किसी फॉरेन कंट्री से इंडिया में कोई पढ़ाई करने के लिए आ रहा है, तो वो भी बहुत ज़्यादा फीस पे करते हैं। आप लोगों ने शायद NRI कोटा के बारे में सुना होगा, तो उसके अंदर जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं तो बहुत ही बड़ा अमाउंट अपनी फीस में पे करते हैं। और यार ये तो एक छोटी सी क्लिप थी पूरी वीडियो की, और इसी वीडियो का एक और दूसरी क्लिप थी, उसमें बंदा बोल रहा था We had lot of expectations on 16th May draw. They took it out. No draws were presented on that day, and even they updated that draw on internet on their official site on 22nd. And there was supposed to be a draw on 30th, right? Because of this behavior, we cannot trust them no more, because they be making changes as they think. They are doing what they like. This is what feels from our perspective. So what we are doing is we are going under 24 hours hunger strike effective the time we take step out of this building. सिंपल सी बात बोलना चाहूँगा कि जब हम कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे थे तो हमने अपनी SOP में क्या लिखा था कि हम कनाडा आएंगे, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम अपनी होम कंट्री में चले जाएंगे। यहाँ की गवर्नमेंट ने हमसे कोई प्रॉमिस नहीं किया था कि भाई पढ़ाई के बाद वो हमें वर्क परमिट देंगे या फिर PR देंगे। हम एलिजिबल हो जाते इन सारे प्रोग्राम्स के लिए, लेकिन गवर्नमेंट कभी भी प्रॉमिस नहीं करती है कि ऐसा होगा ही होगा। आपने जिस कंसल्टेंट के थ्रू अपनी फाइल लगवाई होगी या फिर जिनसे एडमिशन कराया होगा, प्रॉबेबली उन्होंने बोला होगा कि भी कनाडा चले जाओ, वहाँ पे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसके बाद आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, फिर आपकी PR हो जाएगी, सब आसान होता है। अगर कनाडा पहुँच जाओ सारी चीज़ें हो ही जाती हैं। लेकिन कनेडियन गवर्नमेंट ने आपसे कोई प्रॉमिस नहीं किया या फिर किसी ऑफिशियल बॉडी ने आपसे कोई प्रॉमिस नहीं किया है कि वो ऐसा करेंगे नहीं करेंगे। मतलब PR डेफिनेटली कंप्लीटली अग्री करता हूँ कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रखी है। आपको अलग अलग जगह पे मूव करना पड़ेगा, कोई कहीं पे जा रहा है, कोई ना कोई जुगाड़ लगा रहा है, कोई LMIA लेने की कोशिश कर रहा है। कंप्लीटली अग्री, 100% मैं आप लोगों से अग्री करता हूँ। लेकिन उनका तो ये था कि भाई ये प्रोग्राम हमने लॉन्च किया था, हमारा टारगेट था कि भाई इतने इमिग्रेंट्स इस प्रोग्राम के थ्रू आ जाएं, उतने आ गए हैं। अब हमने वो प्रोग्राम बंद कर दिया है। अब दे आर नॉट लायबल कि वो दोबारा से प्रोग्राम स्टार्ट करें हमारे लिए कि भाई हमने, क्योंकि उन्होंने कोई प्रॉमिस नहीं किया ना। बुरा मानने की या फिर हेट फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब यार
यहाँ पे रहने आए हैं, यहाँ पे अपनी लाइफ एंजॉय करने आए हैं, अपने आप कुछ बनने आए हैं, अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देने के लिए आए हैं। एक दूसरे से कंपेयर करना, ये इंडियन है, ये पंजाब से है, ये गुजरात से है, ये कनेडियन है, ये किसी और कंट्री से है, ये सब करने से कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो बस अपनी लाइफ एंजॉय करो, मेहनत करो, घर बनाओ, गाड़ी खरीदो, अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ दो, वो बहुत होना चाहिए। बाकी यार ये तो आप लोगों को पता ही है कि कनाडा के बारे में कितने सारे मिथ्स और झूठ फैलाए जाते हैं। उनके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना, और इस वीडियो में हमने जो भी डिस्कशन किया है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट करके जरूर बताना। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।